नमस्कार, मैं सरोज कुमारी, सहाचार्य राजनीति विज्ञान। आज हम बीए पार्ट सेकंड के पेपर फर्स्ट के अंतर्गत टॉपिक सिद्धांत के रूप में सम्राट की शक्तियाँ पढ़ेंगे। आज कल हम ब्रिटेन का संविधान पढ़ रहे हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो है ब्रिटेन के संविधान में सिद्धांत रूप में सम्राट की क्या क्या शक्तियां हैं। सिद्धांत रूप में सम्राट को अत्यंत व्यापक शक्तियां प्राप्त हैं। कानून के अनुसार वह व्यवस्थापिका का अविभाज्य अंग, प्रशासन का अध्यक्ष तथा इंग्लैंड, वेल्स, उत्तरी आयरलैंड और स्कॉटलैंड में न्यायपालिका का प्रधान होता है। यानी सैद्धांतिक दृष्टि से देखें तो ब्रिटेन का सम्राट अत्यंत शक्तिशाली है और अमेरिका के राष्ट्रपति के समकक्ष शक्तियां रखता है। ब्रिटिश सम्राट की शक्तियों को हम कई भागों में विभाजित कर सकते हैं। तो पहले पढ़ते हैं कार्यपालिका संबंधी शक्तियां। सम्राट की कार्यपालिका संबंधी शक्तियां, जिसमें पहला आता है राजमुकुट का सबसे प्रमुख कार्य समस्त राष्ट्रीय कानूनों को क्रियान्वित करना है। कार्यपालिका शक्तियों में पहला आता है कि राजमुकुट का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है समस्त राष्ट्रीय कानूनों को क्रियान्वित करना। समस्त जो राष्ट्रीय कानून हैं, देश के कानून हैं, उनको क्रियान्वित करना है। दूसरा आता है राजमुकुट प्रधानमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। अन्य महत्वपूर्ण कार्यपालिका संबंधी कार्य है प्रधानमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करना। इसी में आगे आता है राज्य के सभी उच्च अधिकारी और जल, थल और नभ सेना के समस्त पदाधिकारियों की नियुक्ति राजा द्वारा की जाती है। राज्य के सभी उच्च अधिकारी और जल, थल, नभ सेना के समस्त पदाधिकारी राज्य के द्वारा ही नियुक्त होते हैं। कार्यपालिका शक्तियों में आगे आता है राजदूतों और वाणिज्य दूतों की नियुक्ति करता है। अन्य राष्ट्रों के जो आपसी संबंध हैं उसको निर्धारित करने के लिए राजदूतों और वाणिज्य दूतों की नियुक्तियां राष्ट्र किया करते हैं। तो ये कार्य ब्रिटेन में सम्राट द्वारा किया जाता है। आगे आता है युद्ध की घोषणा करना और संधि वार्ता करना। ब्रिटेन की ओर से युद्ध की घोषणा करना और युद्ध के पश्चात संधि वार्ता करना, यह कार्य भी सम्राट के निर्देशन में ही होता है। आगे आता है कार्यपालिका संबंधी शक्तियों में स्थानीय स्वशासन की देखभाल करना। हमें यहाँ आपका ध्यान आकर्षित करूं कि ब्रिटेन में एकात्मक शासन होने की वजह से स्थानीय स्वशासन केंद्रीय सरकार का ही उत्तरदायित्व होता है। अतः स्थानीय स्वशासन की देखभाल करना भी सम्राट की शक्तियों में आता है। आगे आता है राष्ट्रीय कोष का नियंत्रण व संचालन करना। राष्ट्रीय कोष का नियंत्रण व संचालन करने की शक्ति भी सम्राट को दी गई है। आगे आता है कार्यपालिका शक्तियों में मंत्रीगण जो भी कार्य करते हैं राजमुकुट के नाम से ही किए जाते हैं। मंत्रीगण जो भी कार्य करते हैं राजमुकुट के नाम से ही होता है। तो कार्यपालिका संबंधी जो भी महत्वपूर्ण कार्य है वो सभी राजमुकुट के नाम से ही, राजमुकुट के द्वारा ही किए जाते हैं। ये हैं कार्यपालिका संबंधी शक्तियां सम्राट की। अब पढ़ते हैं व्यवस्थापन संबंधी शक्तियां। व्यवस्थापिका संबंधी सम्राट की कौन सी शक्तियां हैं। इसमें पहला आता है राजमुकुट को संसद के उच्च सदन, लोकसभा
के पीयर बनाने का अधिकार प्राप्त है। लॉर्ड सभा के सदस्यों को पीयर कहते हैं और उनको नियुक्ति का अधिकार राजमुकुट को दिया गया है। पीयर ही लॉर्ड सभा के सदस्य होते हैं, यानी लॉर्ड सभा के सदस्यों को पीयर कहते हैं और उनकी नियुक्ति सम्राट द्वारा की जाती है, राजमुकुट द्वारा की जाती है। लोक सदन के चुनाव की तिथि की घोषणा भी सम्राट करता है, यानी संसद के निचले सदन लोक सदन के चुनाव की घोषणा की जो तिथि है उसकी भी घोषणा का कार्य सम्राट द्वारा किया जाता है। व्यवस्थापिका संबंधी अन्य शक्ति में आता है राजमुकुट संसद के दोनों सदनों का अधिवेशन बुलाता है और स्थगित करता है। संसद के दोनों सदनों का अधिवेशन सम्राट बुलाता है और उसे स्थगित करता है। और सम्राट लोक सदन को विघटित भी कर सकता है। सम्राट लोक सदन यानी निम्न सदन जो है ब्रिटेन की संसद का, उसको विघटित करने की शक्ति जो है वो सम्राट को दी गई है। और उच्च सदन लॉर्ड सभा एक स्थायी सदन है, इसलिए उसको विघटित नहीं किया जा सकता। निम्न सदन को विघटित करने की शक्ति राजमुकुट को दी गई है। व्यवस्थापिका संबंधी शक्तियों में आगे आता है संसद के आरंभ में सम्राट भाषण देता है। संसद के सत्र के प्रारंभ में, पहले सत्र में प्रारंभ में सम्राट भाषण देता है जिसमें देश की नीति पर प्रकाश डाला जाता है। और ये भाषण मंत्रिमंडल द्वारा ही तैयार किया जाता है, तो उसमें संपूर्ण राष्ट्र की नीति झलकती है। एक तरह से सम्राट के भाषण में संपूर्ण राष्ट्र की नीतियों पर विशेष प्रकाश डाला जाता है। आगे आता है सम्राट के हस्ताक्षर के बिना विधेयक कानून नहीं बनता। कोई भी विधेयक सम्राट के साइन के बिना, सम्राट के हस्ताक्षर के बिना कानून नहीं बन सकता। आगे आता है राजमुकुट को अधिराज्यों के संबंध में घोषणाएं एवं अध्यादेश जारी करने का अधिकार है। ब्रिटेन के जो भी अधिराज्य हैं उनके रहे हैं और हैं उनके संबंध में घोषणाएं करना और उनके संबंध में अध्यादेश जारी करने का अधिकार ब्रिटेन में सम्राट को दिया गया है। तो ये हैं व्यवस्थापिका संबंधी शक्तियां, व्यवस्थापन संबंधी शक्तियां जो सम्राट को प्राप्त हैं। तीसरी शक्ति आती है न्याय संबंधी शक्तियां। न्याय के क्षेत्र में सम्राट को कौन सी शक्ति प्राप्त है अब हम देखेंगे। ब्रिटेन के सभी न्यायालय सम्राट के न्यायालय कहलाते हैं। ब्रिटेन के सभी न्यायालय सम्राट के न्यायालय कहलाते हैं। सम्राट ही न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है और संसद की प्रार्थना पर पद से हटा भी सकता है। सम्राट ही न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है और संसद की प्रार्थना पर उन्हें उनके पद से हटा भी सकता है। सम्राट अपराधियों के दंड को कम कर सकता है या क्षमा भी कर सकता है, यानी एक तरह से अंतिम अपील का अधिकारी है और वह अपराधियों के दंड को कम कर सकता है, उन्हें क्षमा भी कर सकता है। यह भी उसको न्यायपालिका के संबंध में शक्तियां हैं। तो न्याय के संबंध में न्यायाधीशों की नियुक्ति, उनको पद से हटाने का, और किसी भी अपराधी को अगर वो अपील करता है सम्राट के समक्ष और सम्राट ये उचित समझता है तो उसके दंड को कम कर सकता है और उसे क्षमा भी कर सकता है। सम्राट की शक्तियों में आ जाता है धार्मिक क्षेत्र में शक्तियां। इंग्लैंड में एंग्लिकन चर्च है, सम्राट उसका प्रमुख है। सम्राट उसका प्रमुख होता है। वह चर्च के समस्त अधिकारियों जैसे आर्क बिशप, बिशप, डीन और कैनन की नियुक्ति करता है। चर्च के समस्त अधिकारियों जैसे आर्क बिशप, बिशप, डीन और कैनन की नियुक्ति करता है। सम्राट कैंटरबरी
और यार्क के धार्मिक सम्मेलन बुलाता है। सम्राट कैंटरबरी और यार्क के धार्मिक सम्मेलन बुलाता है। इन सम्मेलनों द्वारा पारित नियमों पर सम्राट के हस्ताक्षर होते हैं। इन सम्मेलनों के पश्चात जो नियम पारित होते हैं उन पर सम्राट के हस्ताक्षर से वो लागू हो सकते हैं। 1919 में चर्च के प्रबंध के लिए नेशनल असेंबली संस्था की स्थापना हो गई। 1919 में चर्च के प्रबंध के लिए नेशनल असेंबली संस्था की स्थापना की गई थी। इस सभा द्वारा पारित नियमों पर भी राजा की अंतिम स्वीकृति आवश्यक है। इस सभा द्वारा पारित नियमों पर भी राजा की अंतिम स्वीकृति आवश्यक है। तो ये है धार्मिक क्षेत्र में सम्राट की शक्तियां। अब आता है ब्रिटिश सम्राट सम्मान का एक स्रोत। शक्तियों में अन्य शक्तियां आती हैं, सम्मान का एक स्रोत है। राजमुकुट को सम्मान सूचक उपाधियां, यानी वो सम्मान का एक स्रोत माना जाता है। और ये जो सम्मान की जो उपाधियां हैं, जैसे ड्यूक, वैरन, अर्ल, नाइट तथा लॉर्ड की उपाधियां प्रदान करने का अधिकार है। सम्राट को ड्यूक, वैरन, अर्ल, नाइट तथा लॉर्ड, जो कि प्रमुख उपाधियां हैं ब्रिटेन में, उनको प्रदान करने का अधिकार सम्राट को दिया गया है। तो वो सम्मान का एक तरह का सिंबल माना जाता है, स्रोत माना जाता है। और जो भी उपाधियां, महत्वपूर्ण उपाधियां वितरित की जाती हैं, उनके नाम से, उनके द्वारा ही की जाती हैं। तो ये है ब्रिटेन के सम्राट की प्रमुख शक्तियां। और सिद्धांत रूप में एक तरह से सम्राट को कार्यपालिका की समस्त शक्तियां प्राप्त हैं। व्यवस्थापिका यानी कार्यपालिका के समस्त कानून उसके नाम से क्रियान्वित होते हैं। प्रधानमंत्री, मंत्रियों, अन्य मुख्य अधिकारियों की नियुक्ति सम्राट करते हैं। राजदूतों, वाणिज्य दूतों की नियुक्ति करते हैं। राष्ट्रीय कोष पर उनका नियंत्रण है। तो अधिकतर कार्य जो हैं कार्यपालिका के, या कहें तो सभी महत्वपूर्ण कार्य सम्राट के निर्देशन में ही संपन्न होते हैं। व्यवस्थापन संबंधी शक्तियां का देखें तो जो है संसद के उच्च सदन लोकसभा का गठन, फिर जो उसके सदस्य होते हैं उनकी नियुक्ति सम्राट करता है। अधिवेशन बुलाता है, अधिवेशन स्थगित करता है, पहला भाषण देते हैं। सम्राट के हस्ताक्षर से ही कोई भी विधेयक, कानून बन सकता है। तो व्यवस्थापन संबंधी भी बहुत महत्वपूर्ण शक्तियाँ सम्राट को प्राप्त हैं। न्याय संबंधी भी शक्तियाँ हैं, न्यायाधीशों की नियुक्ति है, पद से हटाना है, या खुद को भी जो है अपराधियों के दंड को कम करने या क्षमा करने का अधिकार उनको दिया गया है। ब्रिटेन का सम्राट धार्मिक क्षेत्र में भी स्पेशल शक्तियाँ रखता है, जो शायद अन्य किसी राष्ट्र में ऐसा नहीं हो। ब्रिटेन अलग तरह का राष्ट्र है। धार्मिक क्षेत्र में भी धार्मिक पदाधिकारियों की नियुक्ति तक, उनको नियंत्रण तक, उनको जो है ब्रिटेन के सम्राट को शक्तियाँ हैं। तो ये जो समस्त शक्तियाँ हैं ये सैद्धांतिक रूप में ही ब्रिटेन के सम्राट को दी गई हैं। व्यवहार में इन अधिकतर शक्तियों का वह स्वयं प्रयोग नहीं कर सकता और मंत्रिमंडल और प्रधानमंत्री के निर्देशन में ही इन शक्तियों का प्रयोग किया जाता है। तो वह नामात्र का प्रधान होने के कारण और संस्थात्मक व्यवस्था ब्रिटेन में होने की वजह से वर्तमान में ब्रिटेन का सम्राट कोई विशेष शक्तियाँ नहीं रखता और सिद्धांत रूप में ही ये सभी शक्तियाँ सम्राट को दी गई हैं। व्यवहारिक स्थिति देखें तो सम्राट एक नाम मात्र का प्रधान है और वह एक सिंबल है। उसके नाम से संपूर्ण प्रशासन चलता है, उसके नाम से संपूर्ण व्यवस्थापिका संबंधी, न्यायपालिका संबंधी कार्य होते हैं, लेकिन वह वास्तविक शक्तियाँ इस क्षेत्र में नहीं रखता। वास्तविक शक्तियाँ मंत्रिमंडल और सरकार के अन्य अंगों को प्राप्त हैं। इसीलिए ब्रिटिश संविधान में जो सम्राट की स्थिति है उसको ध्यान में रखते हुए ब्रिटेन के एक विचारक हुए हैं फाइनर। वे सम्राट के बारे में लिखते हैं, उनकी सम्राट की वास्तविक स्थिति के बारे में लिखते हैं
वह विशाल गगनचुंबी, उनके शब्दों में, वह विशाल गगनचुंबी तथा वैभवपूर्ण अट्टालिका है जिसके अंदर राजनीतिक शक्ति का एक शून्य स्थान है। क्या कहा है कि वह विशाल गगनचुंबी तथा वैभवपूर्ण अट्टालिका है जिसके अंदर राजनीतिक शक्ति का एक शून्य स्थान है। राजनीतिक शक्ति शून्य के बराबर है उनको, और वैसे सभी शक्तियाँ दी गई हैं लेकिन उनका वास्तविक प्रयोग वे नहीं कर सकते। इसलिए फाइनर इस प्रकार का विचार रखते हैं। ब्रिटेन के सम्राट की वास्तविक स्थिति जो आज के एक लोकतांत्रिक ब्रिटेन में है वो बिल्कुल नाम मात्र की है। किसी समय ब्रिटेन जब निरंकुश राजतंत्र हुआ करता था तो ब्रिटेन का सम्राट बहुत ही शक्तिशाली हुआ करता था और व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका संबंधित समस्त शक्तियाँ सम्राट को प्राप्त थी और वास्तविक रूप से प्राप्त थी। लेकिन जब से लोकतंत्र का विकास हुआ है और धीरे धीरे ब्रिटेन एक अधिक से अधिक लोकतांत्रिक हुआ है, तब से ब्रिटेन का जो सम्राट है कम से कम शक्तिशाली होता गया है और आज की डेट में ब्रिटेन का सम्राट नाम मात्र की शक्तियाँ रखता है और इन शक्तियों का वास्तविक प्रयोग प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडल तथा सरकार के अन्य अंग करते हैं। धन्यवाद।